नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, एरो इंडिया अब खत्म हो चुका है और इस इवेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कि इस पूरे इवेंट को यादगार बनाने के लिए काफ़ी है। हमने यहाँ पे दुनिया की बड़ी बड़ी एविएशन कंपनीज, उनकी कटिंग एज टेक्नोलॉजी, वेपन्स, उनके लेटेस्ट एयरक्राफ्ट को देखा, जैसे कि यूएस की लॉकहीड मार्टिन अपने F-16 और F-35 जैसे एयरक्राफ्ट के साथ यहाँ पर मौजूद थी, तो वहीं पर स्वीडन अपना सैप ग्रिपन्स को यहाँ पर लेके आई थी। इसके अलावा ब्राज़ील की एम्ब्रेयर हो या फिर जर्मनी की एयरबस हो, वो भी अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर के भारत आई थी। इसके अलावा डीआरडीओ ने अपने लेटेस्ट वेपन जैसे कि यूएवीज हैं, रडार्स हैं, उनको यहाँ पर डिस्प्ले किया। इसके अलावा बहुत सारी छोटी बड़ी जो स्टार्टअप कंपनीज हैं वो भी यहाँ पर आई थी अपने ड्रोन्स के साथ, अपने कटिंग एज टेक्नोलॉजी वेपन्स के साथ। तो इस तरह ये पूरा इवेंट एक बहुत ज़्यादा मेमोरेबल इवेंट बन करके आज के दिन में उभरा है। इस इवेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई जिसने पूरे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इस इवेंट को दिलाया, जैसे कि हमारे जो एयरफोर्स चीफ हैं और हमारे आर्मी चीफ, वो दोनों एक साथ पहली बार LCA में दोनों ने फ्लाई किया। इसके अलावा यहाँ पर दुनिया ने HAL चीफ को एयरफोर्स चीफ द्वारा डरा करके धमकाते हुए, जो कि एक लेमन लैंग्वेज में ये मैं बात कह रहा हूँ, तो कुछ तरह से एक स्कोल्डेड करते हुए यहाँ पर पूरी दुनिया ने देखा, जहाँ पर जो एयरफोर्स चीफ है वो अपनी नाराज़गी HAL चीफ को यहाँ पर दर्शा रहे थे। तो इन सब इवेंट से ये पूरा का पूरा जो इवेंट है वो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल बन गया। इसके अलावा यहाँ पर F-35 से रिलेटेड कॉन्ट्रोवर्सी ने इस पूरे इवेंट में एक कहते हैं कि गॉसिप का एक तड़का यहाँ पर जो है पूरे इवेंट में लगाया है, और पूरी दुनिया का जो ध्यान है वो इस इवेंट की तरफ इन सब बातों से भी गया है। Su-57, F-35 दोनों स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पहली बार एक आसमान के तले दोनों अपने जो परफॉर्मेंसेज हैं वो यहाँ पर दे रहे थे। शुरुआत में F-35 ने भी एरियल डिस्प्ले दिया, बट बाद में यूएस ने जब उस पूरे इवेंट को यानी कि एरियल डिस्प्ले को यहाँ पर कैंसिल किया, जिसके बारे में यूएस ने बताया कि हमारे पास पायलट्स नहीं थे, बट बाद में निकल कर के आया कि यूएस बहुत हद तक यहाँ पर अपने आप को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आया था, बट उसका पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस यहाँ पर जो है धराशायी हो गया जब उन्होंने Su-57 को अपने एरियल डिस्प्ले में वो मैनूवर्स करते हुए देखा जो कि F-35 कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। हालांकि मैं अब यहाँ पर यूएस के साथ हूँ, क्योंकि यूएस का जो एयरक्राफ्ट है वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, उसको डॉग फाइट के लिए या फिर मैनूवरेबिलिटी के लिए बनाया ही नहीं गया। तो कोई भी एयरक्राफ्ट जो कि स्टेल्थ है उसको इतना ज़्यादा मैनूवर होने की ज़रूरत नहीं है, उसका काम दुश्मन की नज़र में आए बिना अपने टारगेट को हिट करने का है। हाँ, तो इस पूरे इवेंट की वजह से यूएस की कहीं ना कहीं एक किरकिरी ज़रूर हुई है, और अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी यूएस की यात्रा पे थे, और अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है वहाँ से वो ये आ रही है कि यूएस ने फाइनली भारत को F-35 ऑफर कर दिया है, जो कि आज से पहले S-400 की वजह से नहीं किया जा रहा था। आज के दिन में वो F-35 भारत को ऑफर कर दिया गया है। अब सोचने वाले लोग ये भी सोचेंगे कि क्या अब S-400 को लेके कंसर्न्स नहीं है और भारत जो S-500 के बारे में भी सोच रहा है, तो आने वाले दिनों में S-500 S-400 दोनों जब भारत की फोर्स के अंदर जो है डिप्लॉय हो जाएंगे तो F-35 का उस दिन क्या होगा। तो ये सारे सवाल तो खैर अभी बने ही हुए हैं, बट फाइनली यूएस ने भारत को F-35 ऑफर कर दिया है। Su-57 ऑलरेडी भारत को ऑफर किया जा चुका है, तो भारत के पास अब 2 स्टेल्थ का ऑफर ऑलरेडी भारत के पास है। भारत का M का भी अभी बन रहा है। तो आज के हमारे सेशन में हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि भारत का जो धर्म संकट अब बन गया है कि यूएस भी पिच कर रहा है अपना एयरक्राफ्ट, रशिया तो ऑलरेडी कर ही रहा है, और भारत का जो M का है वो भी अपने डेवलपमेंट स्टेज में है, और भारत के सामने जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर के उसकी कमी बनी हुई है, एक टेक्नोलॉजिकल गैप अपने एडवर्सरीज से, जो कि भारत के ट्रेडिशनल एडवर्सरीज हैं जैसे कि चीन और पाकिस्तान, दोनों के पास नियर फ्यूचर में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होने वाला है। तो उनसे निपटने के लिए भारत को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। हमारे पास 4.5 जनरेशन का रफाल और सुकोई जैसे एयरक्राफ्ट तो हैं, बट हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की भी ज़रूरत है। तो इसी वजह से भारत को जब तक हमारा M का बन करके नहीं आता तब तक के लिए एक कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल गैप जो भारत और उसके दुश्मनों के बीच में बना है, उस गैप को फिलअप करने के लिए एक वेपन चाहिए। तो भारत को क्या यहाँ पर Su-57 और F-35 की तरफ देखना भी चाहिए, और इन दोनों एयरक्राफ्ट की तरफ अगर भारत देख रहा है तो भारत के लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने आज के सेशन में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना
आज का सेशन। सो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं F-35 के बारे में, जिसका रिसेंटली भारत को ऑफर दिया गया है। सो F-35 जो कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी द्वारा बनाया गया एक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये अमेरिका का सेकंड स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। इससे पहले अमेरिका F-22 बना चुका था। सो F-22 जो कि एक प्योरली एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट है और वो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। इसी की वजह से अमेरिका ने F-35 को बनाया, जो कि एक एयर सुपीरियरिटी एंड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट सिंगल इंजन सिंगल सीटर एक सुपरसोनिक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि एयर सुपीरियरिटी रोल और मल्टी मिशन रोल्स को भी यहां पर परफॉर्म कर सकता है। तो इस तरह का ये एयरक्राफ्ट है, जो कि दुनिया में आज के दिन में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऑपरेट होने वाला एक एयरक्राफ्ट है। 1000 से ज्यादा यूनिट इसकी बन चुकी हैं। ये 3 वेरिएंट्स में आता है, जहां पर एक तो कन्वेंशनल वेरिएंट है, दूसरा शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग का वेरिएंट है और तीसरा कैरियर बेस्ड जो वेरिएंट है इसका। ये तीनों वेरिएंट जो है यूएस की फोर्सेस में अभी ऑलरेडी ऑपरेशनल है। 11 देश इसको ऑपरेट करते हैं, जो कि मेनली नेटो कंट्रीज हैं। 7 से 8 देश इसके फ्यूचर ऑपरेटर हो सकते हैं। तो इस तरह ये एक ऐसा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जो कि आज के दिन में सबसे ज्यादा दुनिया में यूज किया जा रहा है। और मेनली यूएस अपने बहुत रिलायबल देशों को ये एयरक्राफ्ट ऑफर करता है। तुर्की, जो कि शुरुआत में F-35 प्रोग्राम का एक पार्टिसिपेंट भी था, उसको ये एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया क्योंकि उसके पास S-400 है। तो भारत को अगर ये ऑफर किया जा रहा है आज के दिन में, तो आप ये इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं कि भारत को इस एयरक्राफ्ट को सेल करने से अमेरिका को कितना फायदा होने वाला है, क्योंकि भारत इसकी लार्ज क्वांटिटी को खरीदने की में इंटरेस्टेड है और भारत आने वाले दिनों में इसकी 3 या 4 स्क्वाड्रन को अगर लेता है तो ले सकता है। हालांकि एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा महंगा है और इस एयरक्राफ्ट में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जो कि न सिर्फ दुनिया के वो देश जो कि इसको ऑपरेट कर रहे हैं वो फेस कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका खुद भी इस एयरक्राफ्ट को लेकर के उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। हालांकि ये एयरक्राफ्ट बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी से बना हुआ एयरक्राफ्ट है और कोई भी एयरक्राफ्ट जो कि इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी से बनता है, वो एयरक्राफ्ट के में कुछ टेक्निकल ग्लिच या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आना लाजमी होता है और वो धीरे धीरे उन चीजों को, जब उसका फेज आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे वो चीजें रेक्टिफाई होती जाती हैं, उनके अंदर इंप्रूवमेंट होती जाती हैं। ये किसी भी वेपन का एक जो डेवलपमेंट फेज होता है, वो फेज में ये चीजें आती ही हैं। बट इस एयरक्राफ्ट के साथ पिछले 8 से 10 सालों में 11 क्रैशेस इसके हो चुके हैं और रिसेंटली इस जनवरी में भी इसका एक क्रैश हुआ, जहां पर पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे ये एयरक्राफ्ट अपना कंट्रोल खो करके पूरी तरह जमीन पर आकर गिर गया। हालांकि यहाँ पर पायलट तो सेफली निकल गया, बट इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है। इस एयरक्राफ्ट का इंजन भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं बताया जाता, क्योंकि ये एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। तो यहां पर ड्यूल इंजन जब होता है तब फिर भी एक एयरक्राफ्ट को यहां पर एक सेकंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, बट इसके पास सिंगल इंजन है, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। इसके अलावा इसके एवियोनिक्स को लेकर के भी बहुत ज्यादा शिकायत है, इसकी मेंटेनेंस में भी प्रॉब्लम्स है और इसके जो पार्ट्स हैं उनकी भी बहुत ज्यादा स्कैरिटी है, क्योंकि इसके पार्ट्स मेनली लॉकहीड मार्टिन कंपनी से ही आते हैं और उसका भी बहुत ज्यादा बैकलॉग चल रहा है। इसके अलावा इसके सॉफ्टवेयर के साथ भी बहुत सारे इश्यूज हैं। इस एयरक्राफ्ट की जो कॉस्ट है वो भी एक बहुत बड़ा सरदर्द है और रिसेंटली एलन मस्क ने भी ये सवाल उठाया कि जब हम ड्रोन्स को लेकर के इतने ज्यादा जो है अपना काम कर रहे हैं, चाइना जो है ड्रोन्स पे इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो F-35 जैसे हाईली एक्सपेंसिव जो एयरक्राफ्ट है उनके ऊपर अमेरिका जो है इतना ज्यादा फोर्स क्यों कर रहा है, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है। पेंटागन भी इसकी कॉस्ट को लेकर के सवाल उठा चुका है। तो कुल मिलाकर के इसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि इस एयरक्राफ्ट को लेकर के आए दिन उठाए जाते हैं। इस एयरक्राफ्ट की जो स्टेल्थ कोटिंग है उसको लेकर के भी इशू है कि वो सुपरसोनिक स्पीड पे जब एयरक्राफ्ट जाता है तो इसकी जो स्टेल्थ कोटिंग है वो डिग्रेड हो जाती है, उसमें बबल्स आ जाते हैं और वो धीरे से वहां पर पिल ऑफ हो जाती है। तो इन सब इश्यूज की वजह से ये एयरक्राफ्ट आज के दिन में उतना ज्यादा रिलायबल नहीं माना जाता जितना बाकी जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इसकी कैटेगरी की हैं उनको देखा जा रहा है, जैसे कि Su-57 हुआ या फिर J-20 है। तो इस एयरक्राफ्ट को लेकर के ये कंसर्न जरूर है और भारत को जो ऑफर दिया गया है आज के दिन में, वहां पर भारत के सामने इसका टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर जो है वो नहीं दिया गया है और इसका इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी नहीं दिए गए हैं। तो भारत अगर इस एयरक्राफ्ट की तरफ जाता है तो भारत को बहुत ज्यादा कॉस्ट जो है झेलनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसके पार्ट्स के ऊपर पूरी तरह भारत को लॉकहीड मार्टिन पर जो है रिलाई करना पड़ेगा और आप जानते ही हैं जो जनरल इलेक्ट्रिकल्स के साथ यहां पर भारत का टसल आज के दिन में चल रहा है इंजन को लेकर के।
सके, तो हो सकता है आने वाले दिनों में लॉकहीड मार्टिन के साथ भी भारत को ये इशू फेस करना पड़े। इसके अलावा अमेरिका के जितने भी वेपन्स होते हैं, स्पेशली जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जहां पर एंड यूजर को लेकर के यहाँ पर एक कंसर्न्स रहते हैं और अमेरिका अपने ज़्यादातर वेपन के ऊपर पूरी तरह अपनी पकड़ बनाए रखता है। तो भारत इंडिपेंडेंटली इस एयरक्राफ्ट को यूज़ नहीं कर सकता। इसकी सारे डेटा, सारी जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो अमेरिका को देनी पड़ेगी। भारत खुद भी अपनी जो भारत की मिसाइल्स हैं, जैसे कि हमारी BVR मिसाइल अस्त्रा है या फिर हमारी ब्रह्मोस है, वो इस एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर के ये एयरक्राफ्ट का जो ऑफर भारत को आज दिया गया है वो एक तरह से सांकेतिक है, वो एक जो है भारत को सेल करने के लिए नहीं, बट भारत की एक तरह से उसको एक सॉफ्टनेस भारत की तरफ दिखाने के लिए या एक गेस्चर के लिए भारत को ये ऑफर यहां पर दिया गया है। अब आते हैं हम अपने सेकंड एयरक्राफ्ट यानी कि Su-57 पर। तो दोस्तों Su-57 जो कि रशिया का पहला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। जब रशिया ने इस एयरक्राफ्ट को बनाया, उससे पहले रशिया ने F-22 को बहुत डिटेल में स्टडी किया और उन्होंने पाया कि F-22 का जो एयर सुपीरियरिटी रोल है वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बट वो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। वो बहुत ज्यादा पेलोड लेकर के नहीं जा सकता, वो बहुत सारे वेपन्स लेकर के नहीं जा सकता और उसमें मनूवरेबिलिटी का भी इशू था, क्योंकि जो F-22 का थ्रस्ट वेक्टर टेक्नोलॉजी है वो उतना ज्यादा एडवांस नहीं था जो कि उसको उतनी ज्यादा मनूवरेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। बट ये एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा मनूवरेबल है और वैसे भी रशिया के ज्यादातर जो एयरक्राफ्ट है, इंक्लूडिंग सुखोई या फिर जो आज के दिन में बन रहे हैं, वो काफी मैन्यूवरेबल होते हैं। उनमें थ्रस्ट वेक्टर जो टेक्नोलॉजी है वो उसके अंदर इंप्लीमेंट की जाती है, जिसकी वजह से वो शार्प टर्न्स ले सकते हैं, शार्प मनूवर्स कर सकते हैं। और यही वजह रही है आज में एरो इंडिया के डिस्प्ले में, जहां पर सुखोई ने वो परफॉर्मेंस दी जो कि F-35 नहीं दे पाया। तो यहां पर रशिया ने इस एयरक्राफ्ट को न सिर्फ मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह डिजाइन किया, बल्कि स्टेल्थ फाइटर की तरह भी यहां पर डिजाइन किया। पर जिस तरह कहते हैं ना कि सर्वगुण संपन्न आपको बहू नहीं मिल सकती, इसी तरह सर्वगुण संपन्न आपको एयरक्राफ्ट भी नहीं मिल सकता। तो अगर आप स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को स्टेल्थनेस के लिए अगर उसकी स्टेल्थनेस इंक्रीज करेंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा गोपनीय बनाएंगे, तो उसके मिशन जो मल्टी मिशन रोल है वहां पर कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर आप उसको जो है मल्टी रोल के लिए, फाइटर के लिए उसको अगर डिजाइन करेंगे तो स्टेल्थनेस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज उसकी करनी पड़ेगी। तो यहां पर रशिया ने इन दोनों का एक मिश्रण बनाने की कोशिश की है, जहां पर एयरक्राफ्ट स्टेल्थी भी है और ये मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह भी यहां पर यूज किया जा सकता है। तो रशिया का ये जो एयरक्राफ्ट है वो ट्विन इंजन सिंगल सीटर सुपरसोनिक, जिसमें सुपर क्रूज कैपेबिलिटी भी है, एक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, जहां पर इसकी स्टेल्थ उतनी ज्यादा नहीं है बट इसकी मैन्यूवरेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो इस एयरक्राफ्ट को भारत ने शुरुआत में इस एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम को ज्वाइन किया था, जहां पर 2018 में भारत ने इस एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम से अपने आप को बैकआउट कर लिया। भारत के कंसर्न्स काफी सारे थे। भारत एक्चुअल में सुखोई का ये जो प्रोग्राम है इसको ज्वाइन नहीं करना चाहता था। भारत मिग एयरक्राफ्ट, जो मिग भी क्योंकि उस समय इसी तरह का एक एयरक्राफ्ट बना रहा था, उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड था। तो भारत ने इस एयरक्राफ्ट के फाइनल डिजाइन को देखने के बाद इसमें 43 कंसर्न्स बताए, जिसमें से काफी सारे रशिया ने रिजॉल्व भी कर लिए। बट अभी भी आज के दिन में इस एयरक्राफ्ट के अंदर बहुत सारे इश्यूज भारत की तरफ से उठाए जाते हैं, जिसमें पहला इसका इंजन को लेकर के है, इसका जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है उसको लेकर के भारत को इशू है। भारत को इसके स्टेल्थ जो इसका फीचर्स हैं उसमें भी इशू है, क्योंकि ये फ्रंट से तो स्टेल्थ है बट इसकी जो बैक साइड है यानी कि जो इसका AFT फ्यूजलाज है वहां पर ये जो है स्टेल्थ को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करता है। बट रिसेंटली रशिया ने जो इसके आफ्टरबर्नर नोजल्स हैं वहां पर चेंजेस करने की कोशिश की है और कोशिश की है कि वहां पर जो RCS है उसको रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा इसके एडवांस सेंसर्स, कॉम्बैट एवियोनिक्स, इसकी नेटवर्किंग सिस्टम, इनके साथ भी भारत के इश्यूज थे। इसमें लैक ऑफ स्ट्रक्चरल फटीग का भी एक इशू था, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट में काफी सारी सोटीज के बाद स्ट्रक्चरल क्रैक्स डेवलप हो गए थे, तो वो भी एक मेजर कंसर्न था, जिसकी वजह से भारत इस एयरक्राफ्ट से उतना ज्यादा खुश नहीं था। आपको याद होगा जुहाई में पिछले साल चाइना में जब ये एयरक्राफ्ट गया था तो वहां पर इसके जो स्टैटिकल डिस्प्ले था, जहां पर ग्राउंड पर इसको दिखाया गया था, तो वहां पर इसके नट बोल्ट्स को यहां पर जो है उसकी एक वीडियो आई थी जिसको लेकर के इस एयरक्राफ्ट की काफी ज्यादा मजाक भी बनाया गया था, क्योंकि एयरक्राफ्ट में ज्यादातर रिविट्स का इस्तेमाल होता है, तो नट एंड बोल्ट्स का इस्तेमाल होने से इसका RCS भी थोड़ा सा जो है डिक्रीज होता है और उसके एरोडायनेमिक पे भी उसका असर पड़ सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि इसके स्ट्रक्चर भी उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था जितना भारत को चाहिए था। भारत यहां पर सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट को नहीं बल्कि ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट को चाहता था, बट ये एक सिंगल सीटर था, तो ये भी एक भारत की नाराजगी थी। भारत वर्क शेयर मॉडल को लेकर के और रशिया की तरफ से इस एयरक्राफ्ट के अंदर फर्दर
चेंजेस ना करने की जो एक रशिया की जिद थी, क्योंकि भारत अपनी इंडिजिनियसली बिल्ट जो मिसाइल्स हैं या फिर वेपन सिस्टम्स हैं वो उसके साथ इंटीग्रेट करना चाहता था, और रशिया इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो है राजी नहीं था। तो क्योंकि भारत के पास लेटेस्ट वेपन जो भारत बना रहा है, जैसे कि BVR मिसाइल्स हैं या फिर जो ब्रह्मोस का जो एयर वेरिएंट है ब्रह्मोस NG वो भारत बना रहा है, तो भारत चाहता था कि इन मिसाइल्स को भी इस एयरक्राफ्ट के साथ आने वाले दिन में इंटीग्रेट किया जाए। तो रशिया इन सब के लिए तैयार नहीं था। तो इन कुल मिलाकर इन सारी बातों से भारत बहुत ज़्यादा खुश नहीं था, इसलिए भारत इस प्रोग्राम से बैकआउट कर गया था। हालांकि भारत ने एक स्मॉल विंडो वहाँ छोड़ी थी कि जब ये एयरक्राफ्ट बन करके तैयार होगा फ्यूचर में तो देखेंगे कि हम इस एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, इसके एक स्मॉल ऑर्डर्स दे सकते हैं। और आज के दिन में भी ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि भारत इस एयरक्राफ्ट को ले सकता है। हालांकि रशिया यहाँ पर बहुत सारे ऑफर्स भारत को दे रहा है। रशिया वो हर एक कोशिश कर रहा है जो कि उसके बस में हो सकती है, क्योंकि अभी तक रशिया इस एयरक्राफ्ट के सिर्फ 32 यूनिट को ही बना पाया है, और रशिया मैक्स टू मैक्स इस एयरक्राफ्ट की 150 यूनिट ही बना पाएगा। यानी कि फ्यूचर में 2050 तक जाकर के भी इसकी 150 यूनिट के आसपास ही रशिया प्लान कर रहा है, और इसी वजह से इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो आज के दिन में काफी हाई है। तो यहाँ पर रशिया ने भारत के इंपॉर्टेंस को समझते हुए भारत को इस एयरक्राफ्ट के जॉइंट प्रोडक्शन का भी ऑफर दिया है, जहां पर रशिया और इंडिया मिलकर के इस एयरक्राफ्ट को जो है जॉइंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसकी प्रोडक्शन यूनिट भारत में ही लगा सकते हैं। एरो इंडिया में रशिया के स्पोक पर्सन ने यहाँ पर यह स्टेटमेंट भी दी है कि अगर भारत यहाँ पर राजी हो तो सिर्फ 2025 के अंदर ही हम यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टैब्लिश करके इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं। तो टाइम वाइजली देखा जाए तो ये एयरक्राफ्ट फास्टेस्टली इंडिया को मिल सकता है अगर इंडिया यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट को लेने के लिए राजी हो जाता है। इसके अलावा रशिया ने यहाँ पर भारत को इस एयरक्राफ्ट की इंडिविजुअल टेक्नोलॉजीज में भी हेल्प करने की पेशकश की है, जो कि आने वाले दिनों में भारत के एमका प्रोग्राम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं, जिसमें इसका इंजन, इसका कम्युनिकेशन सिस्टम, इसका एडवांस इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरेड रेडार, AI कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो इस तरह की बहुत सारी टेक्निक जो कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, उन सबको इंडिविजुअली डेवलप करने के लिए भी यहाँ पर भारत को हेल्प की पेशकश रशिया के द्वारा की गई है, क्योंकि ये जो सारी टेक्निक्स हैं ये कहीं ना कहीं अमेरिकी सैंक्शंस के दायरे में नहीं आती है। तो अगर भारत को कहीं ना कहीं सैंक्शंस का डर है US के, तो उससे बचने के लिए इन इंडिविजुअल टेक्निक का भी भारत जो है इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये एयरक्राफ्ट जो है भारत को जो है बहुत सारे डिस्काउंट्स के साथ ऑफर किया जा रहा है। इसकी जो कॉस्ट है वो भी F-35 के कंपैरिजन में 70% कम है। इसके अलावा इसकी जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। इसकी प्रोडक्शन भारत में ही की जा सकती है और रशिया भारत का पुराना रिलायबल फ्रेंड रहा है। ये एयरक्राफ्ट पूरी तरह स्टेल्थ तो नहीं है, बट ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जितनी कैपेबिलिटीज रखता है ये एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, क्योंकि अगर RCS के मामले में देखा जाए, रेडार क्रॉस सेक्शन के मामले में देखा जाए तो F-35 से काफ़ी ज़्यादा पीछे है। और भारत का जो यहाँ पर अप्रोच है अपनी एयरफोर्स के अंदर, क्योंकि भारत और रशिया कहीं ना कहीं एक जैसे देश हैं, वो दोनों इन्वेडर्स नहीं है, वो कहीं इन्वेजन नहीं करते हैं। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि यूक्रेन में तो इन्वेजन किया, बट यूक्रेन कभी ना कभी रशिया का ही पार्ट था। तो रशिया अमेरिका की तरह किसी दूसरे देश पर जाके दूसरे कॉन्टिनेंट में हमला नहीं करता, तो उसी अप्रोच से इस एयरक्राफ्ट को बनाया भी गया है। तो ये एयरक्राफ्ट ज़्यादातर डिफेंसिव अप्रोच से बनाया गया है, इसीलिए इसमें इतनी ज़्यादा मैन्यूवरेबिलिटी है। इसके स्टेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। वहीं पर जो US के एयरक्राफ्ट हैं वो ज़्यादातर ऐसे मिशंस के लिए बनाए गए हैं जो कि किसी दूसरे एनिमी इस एयरस्पेस के अंदर इन्वेड कर सकें, स्टेल्थनेस अपनी जो है उनकी बरकरार रहे, वो चुपके से जाएं, वहां पर जो इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करें, वहां पर अटैक करें और वापस आ जाएं। इसलिए F-35 इतना ज़्यादा स्टेल्थी है, जिसका RCS 0.0015 मीटर है, तो वहीं पर इस एयरक्राफ्ट का यानी कि Su-57 का जो RCS है वो 0.10 है। तो जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बट ये जो एयरक्राफ्ट है यानी कि Su-57 वो F-35 के कंपैरिजन में भारत के लिए ज़्यादा सूटेबल है। अब भारत को अगर Su-57 को लेना ही होता तो भारत इसको ऑलरेडी ले चुका होता, ना 2018 में इस प्रोग्राम से बाहर निकला होता और ना ही आज इतनी परेशानियों के बाद भी रशिया के साथ इस जो ऑफर्स दिए जा रहे हैं उनको ठुकराता। कहीं ना कहीं बातचीत तो शुरू यहाँ पर हो ही चुकी होती, बट भारत इस सब की तरफ शायद आज के दिन में नहीं देख रहा है। भारत को एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए।
F-35 भारत की अप्रोच में उतना सही नहीं है, बट स्टेल्थनेस के नाम पर, क्योंकि भारत की अप्रोच कई कुछ सालों में जो है बदली है, क्योंकि भारत ने जिस तरह बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी और बालाकोट में हम एनिमी एयर स्पेस के अंदर गए थे, तो उस मिशन के लिए F-35 ज़्यादा सूटेबल है Su-57 के कंपैरिजन में। बट भारत के ऊपर अगर कोई आक्रमण होता है तो उस समय Su-57 ज़्यादा सूटेबल है F-35 के कंपैरिजन में। तो दोनों ही एयरक्राफ्ट भारत की नीड्स के ऊपर उतने ज़्यादा फिट नहीं बैठते जितनी भारत यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहा है। भारत अगर इन एयरक्राफ्ट के अंदर इन्वेस्ट करता है आज के दिन में, तो भारत का जो एमका प्रोग्राम है उसके लिए एक बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि आज के दिन में भी एमका को लेके हमारे पास परेशानियां हैं, LCA तेजस को लेकर के भी परेशानियां हैं। बट मुझे लगता है कि अगर आपको ट्रूली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट चाहिए तो आपको इंडिविजुअली ही इसको बनाना चाहिए। तुर्की ने अपना स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बना लिया है, बहुत सारे लोग बोलते हैं वो स्टेल्थ नहीं है, बट फिर भी वो एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट से ज़्यादा एयरक्राफ्ट है, यानी कि 5 का ना हो बट 5 से थोड़ा कम भी हो जाए तो भी ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा यहाँ पर जो चाइना है उसने तो अपना दूसरा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ऑलरेडी बना लिया है। बहुत सारे और देश भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, उनके प्रोग्राम्स को भी भारत ज्वाइन कर सकता है। तो भारत को अगर आज के दिन में बेस्ट भारत के लिए अप्रोच कोई है और एज सुन एज पॉसिबल अगर भारत किसी एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत का एमका ही हो सकता है। भारत इंडिविजुअल टेक्नोलॉजीज को एक्वायर करने के लिए इन देशों की मदद ले सकता है। इंजन एक बड़ा इशू ज़रूर है और मुझे लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद ये इंजन का इशू कुछ हद तक रिजॉल्व होने की कगार पे है। आज के दिन में एक खुशखबरी आप लोगों को दे दूं कि जो हमारा LCA तेजस है उसका पहला इंजन, यानी कि GE का 404 इंजन तेजस मार्क 1A का, उसका पहला इंजन असेंबल हो चुका है और वो भारत आने ही वाला है। तो ये आज की न्यूज़ है जो कि रिसेंटली अभी ब्रेकआउट हुई है। तो बहुत जल्द हमें जो हमारा LCA तेजस मार्क 1A है जो कि अभी अटका हुआ है उसका इंजन भारत में आते हुए दिखेगा। और अगर इंजन आने शुरू हो गए तो बहुत जल्द LCA तेजस मार्क 1A की डिलीवरी भी यहाँ पर होना शुरू हो जाएगी। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद जो कुछ हर्डल्स थी वो यहाँ पर हटती हुई नजर आई हैं। यूएस भारत का जो रिश्ता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है एज कंपेयर टू बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर और किसी के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो भारत के लिए आज के दिन में ट्रंप का आना अच्छा है और भारत को अगर ये एयरक्राफ्ट ऑफर किए जा रहे हैं ये और भी अच्छा है। बट भारत के लिए आज के दिन में बेस्ट अप्रोच यही है कि भारत अपने एमका के ऊपर फोकस करे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स के ऊपर फोकस करे, अपने रिसोर्सेज को, अपनी इंडिविजुअल टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में लगाए, अपने होम ग्रोन जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनके ऊपर लगाए। क्योंकि देखिए जो आज के दिन में भी ट्रू स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है वो F-22 है, जो कि अमेरिका दुनिया में किसी भी देश को देने के लिए राजी नहीं है। इसी तरह चाइना का G20 भी कुछ हद तक अमेरिका के F-22 जैसा ही है और वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, उसकी भी जो RCS है काफ़ी कम है और वो भी किसी दुनिया के देश को देने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको जो मिल रहा है आज के दिन में Su-57E के फॉर्म में वो Su-57 से भी नीचे का एयरक्राफ्ट है, यानी कि उसका जो RCS है वो Su-57 जितना भी नहीं है। और F-35 के बारे में तो क्या कहा जाए, आप देख ही रहे हैं उसकी जो इंजन के इशूज़ हैं, उसकी जो रिलायबिलिटी इशूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। Su-57 के आज तक 2 ही इंसिडेंट हुए हैं बट फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है F-35 के कंपैरिजन में। बट भारत की नीड्स के लिए वो उतना ज़्यादा आज के दिन में भी सूटेबल नहीं है। तो कुल मिलाकर के भारत को आज के दिन में अपने एमका के अलावा किसी और की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। आपको ऑफर्स मिलते रहेंगे, आप उन ऑफर्स को इधर से सुनिए, इस कान से सुनिए, इधर से निकाल दीजिए और फोकस कीजिए अपनी खुद की टेक्नोलॉजी पे, अपने खुद के एयरक्राफ्ट पर। अब आज के इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने कमेंट भेजते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।